चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। उससे पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लो हमको दो आइसोथर्मल प्रोसेस दिए जाएं, अगर मुझसे कहा जा रहा है कि सेम अमाउंट के लिए अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो आइसोथर्मल प्रोसेस बनाए जा रहे हैं, पीवी ग्राफ है दोनों का, और दोनों प्रोसेस का ग्राफ कुछ इस तरह से है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन एक ये है बेटा, और एक ग्राफ ये इस तरह से। इन दोनों ग्राफ में इस आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर T1 है, इस आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर T2 है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो जैसा कि हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। तो चूंकि अमाउंट सेम है दोनों गैस का, तो मोल्स यहां पर दोनों गैस के सेम हो जाएंगे, और हमें टेम्परेचर के बारे में कमेंट करना है। तो देखो, अगर मोल सेम है तो आप समझ लो जिसका P इंटू वी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम या तो सेम प्रेशर पे वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। अगर दोनों गैस का दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस में सेम प्रेशर लिया जाए, तो जिस प्रोसेस में सेम प्रेशर पे वॉल्यूम अधिक होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप देख सकते हो कि जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो दोनों केस में यहां पर और यहां पर सेम। लेकिन इस गैस में जो वॉल्यूम आएगा, इस वाले प्रोसेस में जो वॉल्यूम आएगा वो V1 आएगा, और यहां पर जो वॉल्यूम आएगा वो V2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि सेम प्रेशर पे, क्योंकि इस लाइन पे प्रेशर सेम है, सेम प्रेशर पे वॉल्यूम इस वाले आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो प्रेशर सेम है, P इंटू V1 बराबर nRT1। तो V1 छोटा है, प्रेशर वही रखा, वॉल्यूम V2 है, nRT2। तो आप बड़े आराम से देख रहे हो, बिकॉज V2 बड़ा है V1 से। आप देख सकते हो V2 बड़ा है V1 से, प्रेशर सेम है, तो बड़े आराम से यहां से कह सकते हो कि टेम्परेचर T2 बड़ा होगा T1 से। तो अगर आपको ऐसे, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वॉल्यूम सेम आएगा, और वॉल्यूम अगर सेम है तो सेम वॉल्यूम पे जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते थे कि आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो यहां पर सेम वॉल्यूम होगा, तो जिसका देखो ऊपर वाले का प्रेशर ज्यादा यहां तक है, नीचे वाले का प्रेशर कम। तो सेम वॉल्यूम पे जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर हमारा ज्यादा होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अगर दो से ज्यादा आइसोथर्मल प्रोसेस दिए जाएं फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो बड़े आराम से हम T1 बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है T3 से, बड़े आराम से हम ये बात बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो और एक दो बातें। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ फॉलो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा U 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा Q और W बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाई P2 के बराबर होगा, या फिर 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1 के बराबर होगा। ठीक है, ये सिनेरियो है, ठीक है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक सवाल अगर हम लोग डिस्कस करें, एक आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा दिया जाए, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हमें दिया जाए, मान लो ऐसा प्रोसेस, यहां पर
वॉल्यूम वी नॉट है, यहां पर वॉल्यूम 3 वी नॉट है, यहां प्रेशर 3 पी नॉट है और यहां का प्रेशर हमें नहीं पता। ठीक है, ये ए बी प्रोसेस है और ये गिवन है कि दिस इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बेटा हमें गिवन है कि आइसोथर्मल। अब मान लीजिए इस प्रोसेस में हमसे 2-3 चीजें पूछी जाती है। फाइंड आउट नंबर 1, what is delta U of this process, what is work done of this process, what is heat given to the process। तो डेल्टा यू तो बड़े आराम से हमें पता है कि 0 है और यहां पर अगर वैल्यू अननोन है, यहां पर मान लो ये प्रेशर को मैं P1 कह देता हूं, तो बी पॉइंट पे प्रेशर हमको बताना कितना हो। तो सबसे पहले अगर मुझे प्रेशर भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन लगा सकते हैं, PA इंटू VA या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। देखो इस पॉइंट पर प्रेशर 3 P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है, 3 P नॉट वॉल्यूम V नॉट और यहाँ पे प्रेशर है P नॉट, बताना है, अननोन है बेटा, प्रेशर अननोन है, P2 इंटू वॉल्यूम क्या है 3 V नॉट। तो P2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी P नॉट के बराबर, यानी यहां का जो प्रेशर होगा वो P नॉट के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो, वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है इट इज 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो nRT को क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, और चूंकि T कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है नहीं, तो nRT को PV लिख सकते हैं, चाहे यहां पे लिख दो चाहे यहां पे लिख दो, बिकॉज P1 V1 बराबर P2 V2 है। तो यहाँ का प्रेशर हमें पता है 3 P नॉट है और वॉल्यूम V नॉट है, ये nRT, यानी जो nRT होगा उसकी जगह पर बेटा हम लिख सकते हैं 3 P नॉट V नॉट। तो आइए यहां पर देखते हैं, W विल बी इक्वल टू 2.303, इसे लिखेंगे 3 P नॉट V नॉट और log बेस 10 V2 बाई V1, फाइनल वॉल्यूम है 3 V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम है V2 बाई V1। क्या देखो यहाँ पर वॉल्यूम 3 V नॉट है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम है V नॉट। तो W हो जाएगा 2.303 और इंटू 3 P नॉट V नॉट ln 3 हो जाएगा, log 3 है, सॉरी log बेस 10 है यहाँ पर log 3, और इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाए। और जो W है वही Q है, हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो W होता है सेम चीज हमारी हीट के बराबर होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होता नहीं है, तो जितनी हीट हम बॉडी को देते हैं या गैस को देते हैं वो सारा का सारा हमारा वर्क डन के बराबर होता है, सारा का सारा वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेस के बारे में कैलकुलेशन करवाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, यहां पे प्रेशर 1 atm है, यहां पे प्रेशर 2 atm है, यहां पे टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहां पे टेम्परेचर 600 केल्विन है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस है,
ए से बी, बी से सी से डी, डी से। अब इसमें हमसे ये पूछ सकता है फाइंड आउट, और हमने यहाँ क्या लिया, हमने यहाँ 1 मोल डाई एटॉमिक गैस लिया, 1 मोल डाई एटॉमिक गैस। और हमें क्वेश्चन में बताना है फाइंड आउट डेल्टा क्यू फॉर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का डेल्टा क्यू अलग अलग बताना। अब हो सकता है कि हमारे नीट एग्जाम में कोई एक का ही डेल्टा क्यू बताना पड़े, सारे ना बताने पड़े। तो मुद्दा ये है बेटा कि इस तरह के क्वेश्चन में अच्छाई ये होती कि पहले आपको ग्राफ देखकर प्रोसेस पहचानना होता, ग्राफ देखकर आपको प्रोसेस पहचानना होगा, फिर आपको उस करस्पॉन्डिंग प्रोसेस का फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम ए बी प्रोसेस की बात करें तो देखो ए बी प्रोसेस क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ए बी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, पी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना। 1 मोल डायटोमिक गैस लिया है, ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू का बेटा हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एनसीपी डेल्टा टी, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 1। देखिए सीवी जो होता है डाइटोमिक का वो FR/2 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 5R/2 होता है। तो यहां से जो सीपी आएगा वो CV प्लस R के बराबर है, इसका मतलब 7R/2 के बराबर है। तो यहां पर बेटा 7R/2 लिखेंगे, और ए से बी जब जाएंगे, देखो ए पे टेम्परेचर 300 है, बी पे 600 है, तो बी में एक घटाएंगे, डेल्टा टी 600 माइनस 300 आएगा 1050 आर, यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाए 1050 आर, ठीक है, ये हमारी डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाए। बीसी प्रोसेस में देखो, देखो बेटा बीसी प्रोसेस, ये देखो एक्स एक्सिस लाइन ऐसी है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बीसी जो है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पर देखो बेटा इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इनिशियल प्रेशर 2 atm है, फाइनल 1 atm है। तो आइसोथर्मल में जो डेल्टा क्यू निकलेगा वो W के बराबर ही होगा, और वो होगा 2.303 nRT, N1 है, R1 है, T देखिए इस यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 600, तो nRT 600 log बेस 10 P1/T2, तो बेटा 2 atm डिवाइड बाई 1 atm, तो log 2 आ जाएगा, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली CD प्रोसेस में देखेंगे तो वंस अगेन CD में देखो बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो CD इज आल्सो आइसोबारिक प्रोसेस, तो CD का जो डेल्टा क्यू आएगा अगेन NCP डेल्टा टी आएगा बेटा, मोल्स 1 है, CP है 7R/2, और 600 से 300 आ रहे हैं, तो 300 माइनस 600 है बेटा, तो ये माइनस का 1050 आर आ जाएगा, यानी हीट नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर बेटा हीट हमारी गैस रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर डीए प्रोसेस की बात की जाए, डीए, तो डीए पे अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डीए अगेन आइसोथर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू जो डीए होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा, वो होगा 2.303 nRT, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R है, और देखिए इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, नीचे देखिए ध्यान से, तो इनटू 300 log बेस 10 P1/P2 1/2 है। देखिए 1/2 में अगर 2 की पावर -1 होगा, पावर आगे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस का 2.303
और इंटू 300R और ये लॉग में 2 आ जाएगा बेटा, लॉग 2.3010 वैल्यू होती है, रख दोगे, यू विल गेट द आंसर। तो इस सवाल से आप ये बात समझ रहे हो बेटा कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे बनेंगे, उनमें आपको प्रोसेस पहचानना होगा पहले ग्राफ देखकर, फिर उस प्रोसेस से संबंधित फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो आइए अब हम लोग थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस के दौरान गैस सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं करती, उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? इट इज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इट इज ए thermodynamic process during which gas exchange no heat with surrounding, मतलब कोई भी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करती हमारी गैस। तो जो डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है और जो डी क्यू होता है, डी क्यू वो भी 0 होता है। डेल्टा क्यू 0 होता है, डी क्यू 0 होता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, इसका मतलब पल भर के लिए भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं एक प्रोसेस आपको बताऊं कि मान लो आधे प्रोसेस के दौरान 50 जूल हीट दे दी गैस ने, रिजेक्ट कर दी, और आधे प्रोसेस में 50 जूल एब्जॉर्ब कर ली, तो जितना रिजेक्ट किया उतना ही एब्जॉर्ब किया। ये एडियाबैटिक नहीं है। डेल्टा क्यू तो यहां भी 0 है। अगर हाफ प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब करे और हाफ प्रोसेस में रिजेक्ट कर दे तो डेल्टा क्यू तो तब भी 0 हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं माना जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस उसी को बोलते हैं जब बिल्कुल पूरे प्रोसेस में पल भर के लिए भी हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना हुई, तब हम उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा क्यू 0 है तो जो डब्ल्यू होगा वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। मतलब अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन गैस का नेगेटिव होगा, यानी अगर मैं कहूं कि गैस की इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है यानी गैस वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो डब्ल्यू नेगेटिव आएगा, यानी वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा तो ऑन द गैस पॉजिटिव होगा। अच्छा, डेल्टा यू तो फिक्स फॉर्मूला, वो तो हम जानते हैं, तो ये एन सीवी डेल्टा टी है, तो माइनस एन सीवी डेल्टा टी डब्ल्यू हो जाएगा। सीवी को हम एफ आर बाई 2 लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। देखो एनआर डेल्टा टी जो होता है वो P2 V2 माइनस P1 V1 हमने पढ़ाया था, तो एनआर डेल्टा टी को इन जनरल लिख सकते हैं P2, याद है ना, PV इक्वल टू एनआरटी से P2 V2 माइनस P1 V1 एनआर डेल्टा टी। तो यहां से वर्क डन का बड़ा, अगर आप भूल जाओ कभी तो आप माइनस डेल्टा यू से कर सकते हो, लेकिन मत भूलना। क्यों भूलोगे भाई? तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई, या ऐसा कर देते इसको 1 माइनस गामा ही कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। तो इट इज P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, या NR डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा, या माइनस डेल्टा यू, जो भी एक याद रह जाए उतना अच्छा। वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों हमें याद रखना है ना। गामा हमें पता है बेटा, गामा तो हम जानते हैं, मोनो एटॉमिक का गामा होता है 5/3 1.67, डाई एटॉमिक का गामा होता है 7/5 1.4, और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर का गामा होता है
4/3 1.33। पॉली एटॉमिक का गामा होता है 4/3 1.33। ठीक है, तो ये हमारे गामा मोनोएटॉमिक, गामा डायटॉमिक, गामा पॉलीएटॉमिक हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। तो इसको हमें डिराइव नहीं करना है। इक्वेशन जो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस की, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा जो इक्वेशन होती है वो आती है P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑफ कोर्स ये वही गामा है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, CP/CV। ठीक है, तो P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था P इंटू वी की पावर m बराबर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट की वैल्यू गामा के बराबर आएगी। यानी अगर मैं एक एडियाबैटिक प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के एंगल से देखूंगा तो इसके पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट की वैल्यू गामा के बराबर आएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रोसेस को अगर हमें अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करते हैं? P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, ऐसे अप्लाई करेंगे। दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में इस तरह से अप्लाई किया जाए। लेकिन अगर मुझे प्रेशर वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर वॉल्यूम की इक्वेशन बनानी हो तो PV इक्वल टू एनआरटी से हमें, जैसे मान लो प्रेशर को हटाना है तो P को लिख देंगे nRT/V। तो यहां पर P को लिख देंगे, यहां पर बेटा P को लिख देंगे nRT/V और V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखो T की पावर 1 होगा, V की पावर गामा में 1 घट जाएगा तो गामा -1, बाकी सब कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम में होती है T इंटू वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और अगर मुझे अप्लाई करना होगा तो T1 V1 की पावर गामा -1 T2 V2 की पावर गामा -1, ऐसे बेटा इसको अप्लाई करना होगा। ठीक, चलो अब अगर हम देखें कि इसे अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में लिखना है तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट में से हम वॉल्यूम को हटा देंगे। तो P को अगर हमें लिखना हो तो देखो P को क्या लिखेंगे, nRT/V लिख देंगे, या V को nRT/P लिख देंगे। तो nRT/P पूरे की पावर गामा, ये मैंने PV इक्वल टू nRT से V की वैल्यू निकाल के रख दी, तो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ P की पावर आएगा 1 माइनस गामा, P की पावर आएगा 1 माइनस गामा, और T की पावर आएगा यहाँ पर गामा। अब देखो P की पावर 1 ऊपर है, नीचे गामा है ना। अब देखो P की पावर 1 ऊपर है, T की पावर गामा, और नीचे P की पावर गामा है, इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर मुझे इसे अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे? P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा बराबर P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप याद रखें। तो बेटा ध्यान रखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इज इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा। तीनों फॉर्मेट में इक्वेशन याद होनी चाहिए। सिंपल अप्लाई करने के लिए यहाँ P1 T1 कर देते हैं, राइट साइड में P2 T2, P1 V1 यहाँ कर देंगे, राइट साइड में P2 V2, है ना। वो तो हमें पता है कि हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। कुछ बातें हम और डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि हमने कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है।
तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अगर मैं इसकी मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी यहां पर गैस की, तो इसे दो तरह से समझा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि डेल्टा क्यू बराबर एनसी डेल्टा टी होता है, या m की वैल्यू जो है वो गामा के बराबर है। अगर m की वैल्यू देखी जाए तो गामा के बराबर है। अगर मैं इसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की नजरों से देखूंगा तो P इंटू वी की पावर m होता है, तो m की जगह गामा। C क्या होता है भैया, याद होगा आपको, CV अपॉन आर, CV प्लस आर बाई वन माइनस, यहां से भी देख सकते हो CV होता है R अपॉन गामा माइनस वन, और यहाँ वन माइनस m की जगह गामा है, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, C 0 हो जाएगा। या ऐसे भी देख सकते हैं कि डेल्टा Q जो होता है वो एन सी डेल्टा टी होता है बेटा, तो C जो आ जाएगा वो डेल्टा Q डिवाइड बाई एन डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा Q 0, बिना हीट दिए यहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, तो आप C को यहाँ पे 0 लिख सकते हो। इसके अलावा आपका जो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, तो आपको याद होगा कि हमने PV की पावर m, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू देखी थी कि बल्क मॉडुलस होता था m इंटू प्रेशर के बराबर। तो अगर मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस चाहिए P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पर m की जगह गामा है बेटा, तो बल्क मॉडुलस का गामा इंटू प्रेशर के बराबर होगा। तो बल्क मॉडुलस का अगर मैं प्रेशर के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जिसमें ये स्लोप होगा tan थीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इंटू पी, वाई बराबर mx हो जाएगा बेटा। कंप्रेसिबिलिटी इनवर्स होता है बेटा गामा का, बल्क मॉडुलस का, सॉरी, तो कंप्रेसिबिलिटी होगा 1 बाई बल्क मॉडुलस, तो 1 बाई बल्क मॉडुलस हो जाएगा 1 बाई गामा पी। तो ऑफ कोर्स कंप्रेसिबिलिटी का प्रेशर के साथ ग्राफ बनाया जाएगा तो एक हाइपरबोला यहाँ पर बन जाएगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो आइडियल गैस की एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान होती है वो 0 होती है, मोलर हीट कैपेसिटी। और बल्क मॉडुलस जो होता है वो गामा इंटू पी, याद रखिएगा बच्चों। और कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो 1 अपॉन प्रेशर के 1 अपॉन गामा पी है, रेसिप्रोकल इनवर्स ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ कह सकते हो गामा पी बल्क मॉडुलस, तो वो उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन गामा पी आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप याद करिए, यहाँ P इंटू वी की पावर 1 होता था, गामा की जगह 1 होता था, उसका पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट 1 होता था। तो आइसोथर्मल का जो बल्क मॉडुलस होता था वो प्रेशर के बराबर होता था, और कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन प्रेशर के बराबर होती थी। पर यहाँ पर गामा पी और 1 अपॉन गामा पी के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंसीडर कर रहा हूं, बेटा अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंसीडर कर रहा हूं, इसका मतलब हुआ बेटा, ध्यान देना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप समझना जरा, तो वर्क डन बेटा आपका पॉजिटिव होगा, जो कि एक्सपेंशन में, सभी एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, सभी एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। और डेल्टा क्यू 0 होता है एडियाबैटिक में, आपको पता है। तो डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू वो माइनस डब्ल्यू के बराबर है यहाँ पर, है ना, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगी। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है ना। तो और प्रेशर ऑफ कोर्स एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कम होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि P इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट अगर है, तो प्रेशर जो आएगा वो सम कांस्टेंट डिवाइड बाय V की पावर गामा है। अब गामा चूंकि पॉजिटिव नंबर है, तो बेटा 1 बाई एक्स हो
या x की पावर कोई भी पॉजिटिव संख्या हो 2 3 4 5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने में ग्राफ ऐसा ही लगता है। जैसा देखने सुनने में रफली आइसोथर्मल का नजर आता है कुछ हाइपरबोलिक टाइप, वैसा ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की पहचान करनी हो तो फिर हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उस चीज को हम आज कंपेयर कर लेंगे। हम स्लोप की मदद से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर दोनों ग्राफ बने हो, आइसोथर्मल भी बना हो, एडियाबैटिक भी बना हो, तो पीवी में दोनों फोटो में एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन हल्का सा अंतर होगा दोनों में। तो दोनों के स्लोप से तुलना करके हम ये देखेंगे कि कौन सा वाला आइसोथर्मल है, कौन सा वाला एडियाबैटिक। अभी फिलहाल ये बात हम आगे बताएंगे। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो पीवी ग्राफ है वो कुछ ऐसा ही देखने में मिलता है, लेकिन जो पीटी ग्राफ आता है वो कुछ, अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो वो कुछ इस तरह से, वो ऐसे आता है। अगर मैं ऐसे भी, प्रेशर घट रहा होगा, टेम्परेचर भी घट रहा होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ कुछ ऐसे पैराबोला टाइप दिखेगा, बट है नहीं पैराबोलिक, लेकिन कुछ ऐसा दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ जो होता है, इसमें आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, ये भी देखने में आपको कुछ ऐसा ही लगने वाला है। तो तीनों ग्राफ आप दिमाग में रखिएगा। एडियाबैटिक का एक ऐसा है कि इसमें थोड़ी मैथ्स यूज होती है ग्राफ बनाने में, तो आप याद करें इस बात बारे में बहुत जरूर। बस अगर कंप्रेशन हो जाएगा तो ये एरो पलट जाएंगे, ये सारे एरो, जहां प्रेशर घट रहा है तो यहाँ पर पलट जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान देना चाहें तो एक्सपेंशन जो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, प्रेशर घट रहा होता है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर घट रहा होता है। डेल्टा यू नेगेटिव, यहां देख सकते हैं। टेम्परेचर के बारे में तो आसानी से, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर घट रहा होता है। और अगर ये एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं बेटा, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर देखें तो कंप्रेशन में W नेगेटिव होगा बेटा, W नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ देखो। तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। तो एडियाबैटिक में P और T में सिमिलर चेंजेस आते हैं, ये बात आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म होते पता कैसे चलता है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में मोस्टली आपको बताया जाता है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है या प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत सडन प्रोसेस करें, अचानक से पिस्टन को कंप्रेस कर देना, गैस को अचानक से एक्सपेंड कर देना, तो जो सडन प्रोसेस होते हैं वो एडियाबैटिक माने जाते हैं। या मान लो बेटा, या मान लो कोई बर्तन है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये दीवारें बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड, ये बेटा इंसुलेटेड है, ये पिस्टन भी इंसुलेटेड है। और फिर अगर इस पिस्टन को कोई कंप्रेस कर रहा है, धीरे धीरे भी कंप्रेस कर रहा है, तो चूंकि ना तो अंदर हमने कोई हीटर लगा रखा है हीट देने के लिए, ना ही दीवालों से अंदर बाहर हीट आ जा सकती है, तो हीट का कोई आवागमन नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा कि डेल्टा क्यू डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, डी क्यू भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर सारी दीवारें, पिस्टन सब इंसुलेटेड हो और गैस को कंप्रेस किया जा रहा हो तो वो एडियाबैटिक कंप्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज हो नहीं रहा, यही गैस एक्सपैंड होने लगे तो वो एडिया एक्सपैंड नहीं होगी अपने आप जब तक हीट नहीं दोगे। तो ऐसे मान के चलो कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा अगर इसे कंप्रेस करोगे। या अगर मान लो आप सडन, दीवारें कंडक्टिंग भी हैं और लेकिन प्रोसेस सडनली करा दिया, अचानक से करा दिया, तो कंडक्टिंग होने के बावजूद हीट एक्सचेंज होने का वक्त नहीं मिलेगा, तो भी हम एडियाबैटिक मानकर ही सवाल करेंगे। तो दो परिस्थितियों में एडियाबैटिक है, या तो बोल देगा, या फिर सारी दीवारें और पिस्टन इंसुलेटिंग होंगे और गैस एक्सपैंड या कंप्रेस हो रही होगी और कोई हीट वीट हम नहीं दे रहे होंगे, वर्क डन हो रहा होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होगी, या फिर प्रोसेस बहुत सडन हो रहा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो अगर दीवारें कंडक्टिंग है, अगर दीवारें कंडक्टिंग है, अगर दीवारें कंडक्टिंग है बेटा,
और ये पिस्टन धीरे धीरे मूव कराया जा रहा है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है। अगर मैं हीट दे रहा हूं स्लो प्रोसेस, मान लो हीट दे रहे हैं, दीवारें कंडक्टिंग और ये धीरे धीरे पिस्टन मूव कर रहा है, तो यहां पर आप कह सकते हो, ये मैं नोट लिख देता हूं, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस माना जाएगा। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जब दीवारें कंडक्टिंग होगी तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर हम सेम मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दीवारें कंडक्टिंग है तो अंदर और बाहर में थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा, यहां से हीट बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है। तो आप ऐसे समझो कि अगर आप धीरे धीरे प्रोसेस करोगे तो जब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हमेशा हीट का फ्लो करा के थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान आप कह सकते हो मेटल बॉडी से अगर ये कंडक्टर बना है, कंडक्टिंग बॉडी से बना है, तो आउटसाइड सराउंडिंग एंड गैसियस सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा। और जितना अंदर बाहर, और बाहर तो बड़ा सा सराउंडिंग, उसमें तो बदलेगा नहीं, तो अंदर का भी उतना ही होगा जितना बाहर का होगा, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग दीवारें वेरी स्लो प्रोसेस, तो आइसोथर्मल हो जाएगा। कंडक्टिंग दीवारें सडन प्रोसेस, एडियाबैटिक हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग वॉल, नॉन कंडक्टिंग पिस्टन, देन स्लो करो चाहे सडन करो, एडियाबैटिक ही होने वाला। तो ये थोड़ा सा है कि कई बार पिस्टन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर दे रहा है तो हो सकता है आपको ये ना बताए कि प्रोसेस कैसा है, आपको पहचानना पड़े। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में बताया जाता है कि कौन आइसोथर्मल है, कौन एडियाबैटिक है, ठीक है। अब अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, स्लोप ऑफ आइसोथर्म जो पीवी ग्राफ होगा ना, उसका स्लोप आइसोथर्म बोलते हैं। जो पीवी ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का होता है उसे आइसोथर्म, और जो एडियाबैटिक का पीवी ग्राफ होता है उसे एडियाबैट हम बोल देते हैं। इनके स्लोप का कंपैरिजन हम करने वाले। देखो हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं कि अगर हमने y वर्सेस x ग्राफ बनाया है तो जो स्लोप होता है वो dy बाई dx के बराबर होता है। हमें पता है कि कोई भी ग्राफ है तो उसका स्लोप ऐसा, और किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर हमें देखना हो, कर्व का स्लोप देखना हो, तो हम उसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये स्लोप हमारा tan थीटा के बराबर आता है। इतनी बात हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो अब अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप की बात करनी हो तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, K मान लेते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है, तो P को हम यहां से लिख सकते हैं K अपॉन V, यानी K अपॉन V की पावर -1। तो जो स्लोप होगा, आप देखिए स्लोप ऑफ आइसोथर्म वो dP बाई dV के बराबर होगा, और उसमें से माइनस बाहर आएगा और V की पावर -2 हो जाएगा। तो जो स्लोप होगा dP बाई dV माइनस के, v की पावर -1 अलग कर लेते हैं और एक v की पावर -1 अलग कर लेते हैं, जिसको डिवाइड बाई v कर देते हैं, है ना। v की पावर -1 इंटू v की पावर -1, उसको नीचे कर लिया। k इंटू v की पावर -1 को हम प्रेशर लिख सकते हैं। देखिए p बराबर k v की पावर -1 है, तो इट इज माइनस p बाई v। तो dp बाई dv यानी कि जो कि स्लोप है आइसोथर्म का स्लोप वो माइनस p बाई v के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 1, यानी कि अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप देखना हो तो ये अगर मान लो पीवी ग्राफ है और ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और मुझे यहां पर स्लोप देखना है, इस पॉइंट पर प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये एंगल अगर थीटा होगा, तो यहां पर जो स्लोप होगा, स्लोप m बराबर tan थीटा, वो माइनस P बाई V के बाद। तो इस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, P नॉट इंटू P नॉट। ये हमारे यहां पर जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस P नॉट बाई V नॉट के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबैट की बात करें, तो हमें पता है कि P V की पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो P को लिख सकते हैं K अपॉन V की पावर गामा, तो K V की पावर माइनस गामा।
तो यहां से जो स्लोप होगा dp बाई dv वो आएगा माइनस गामा, कॉमन आएगा k v की पावर गामा माइनस गामा माइनस 1, तो माइनस गामा k v की पावर माइनस गामा v की पावर माइनस 1 अलग कर लेते हैं, तो dp बाई dv माइनस गामा, इसे प्रेशर लिख सकते हैं और अपॉन इसे वॉल्यूम लिख सकते हैं v की पावर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है बेटा ये जो स्लोप है ये माइनस गामा पी बाई वी। देखिए इसका स्लोप भी नेगेटिव है, ये पी बाई वी है, इसका स्लोप भी नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू में एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है। ये ओनली पी बाई वी है, ये गामा टाइम्स पी बाई वी है, और तो मैं कह सकता हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है एडियाबैट का, इट इज माइनस गामा टाइम्स पी बाई। तो ये आप याद रखेंगे और ये भी याद रखने वाली बात है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कह सकता हूं कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक है, स्लोप ऑफ एडियाबैट नेगेटिव दोनों ही हैं, ये गामा टाइम्स और माइनस पी बाई वी है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो ये स्लोप ऑफ आइसोथर्म के बराबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सेम प्रेशर वॉल्यूम पर, एट सेम प्रेशर वॉल्यूम है ना, एट सेम पी कॉमा वी, सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप होता है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस भी देखने में ऐसा ही लगेगा, पर उसके जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी के बराबर होगी। देखिए ये पी बाई वी है और ये गामा पी बाई वी, नेगेटिव दोनों है, पर ये बड़ा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, नंबर बड़ा आएगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड जो स्लोप का होगा वो ज्यादा आएगा। तो अगर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पर दो कर्व मिल रहे होंगे बेटा, अगर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पे दो कर्व मिल रहे होंगे, एक आइसोथर्मल होगा एक एडियाबैटिक होगा, तो जिस कर्व का स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, वो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक की कैटेगरी में कहलाएगा, और जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल कहलाएगा। एडियाबैटिक में भी तुम्हें पता है कि गामा अलग अलग होता है, मोनो एटॉमिक का, डायटॉमिक का, पॉलीएटॉमिक का। तो गामा सबसे ज्यादा होता है मोनो एटॉमिक का, देन डायटॉमिक का, देन पॉलीएटॉमिक का। तो अगर मैं बात करूं तो मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होगा। तो स्लोप अगर तीन एडियाबैटिक प्रोसेस हो, एक फॉर मोनो एटॉमिक, एक फॉर डायटॉमिक एंड वन फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, तो गामा मोनो विल बी ग्रेटेस्ट। सो जो मोनोटॉमिक गैस का एडियाबैटिक प्रोसेस होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, डायटॉमिक का उससे कम नेगेटिव होगा, और पॉलीटॉमिक का उससे कम नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो स्लोप से कंपेयर करते हैं, मैं दिखाने का कोशिश करता हूं नेक्स्ट डायग्राम में। मान लो कि हमारे पास बेटा, मान लो हमारे पास यहां पर दो ग्राफ बने हुए हैं, मान लो हमारे पास यहां पर दो ग्राफ बने हैं पीवी। एक प्रोसेस इसमें से हमसे कहा जा रहा है आइसोथर्मल है, और एक प्रोसेस में से एडियाबैटिक। ये मान लेते हैं 1 नंबर है, दिस इज 1 यहां से 1 आया, ये पूरा एक ही प्रोसेस है, और ये 2 नंबर है, ये यहां से आया, ये 2। हमसे कहा जा रहा है कि इन दीज टू प्रोसेसेस वन इज आइसोथर्मल, other is adiabatic। एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है। तो अगर एक इसमें हमें पहचानना कि कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो हमें पता है कि स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एडियाबैटिक में ज्यादा होता है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड आइसोथर्म में होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, दोनों पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले 2 वाला ग्राफ जो ऊपर से आके नीचे आया है उसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसी टेंजेंट आएगी, ये T2 आएगी, और जो T1 आएगी भैया वो कैसी आएगी देख लो,
तो T1 आएगी टेंजेंट वो ऐसी आएगी T1। तो आप यहां से देख सकते हो कि T2 वाली टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल है, T1 वाली टेंजेंट कुछ ऐसी है और T2 वाली टेंजेंट कुछ ऐसी। तो जो लाइन ज्यादा वर्टिकल होती है, मैंने बताया था बेटा, एक चीज पढ़ाई थी कि क्लोजर द लाइन, बेसिक मैथ्स में, क्लोजर द लाइन विद द वर्टिकल, वर्टिकल के जितना ज्यादा करीब होगी, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। जितना ज्यादा आपका लाइन वर्टिकल होगी, स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा, मोर टाइम ज्यादा होगा। नेगेटिव हटा के बात करो, मैग्नीट्यूड की बात करो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जिसकी टेंजेंट अधिक वर्टिकल होगी, लाइन जब हॉरिजॉन्टल होती है तो स्लोप जीरो होता है, जैसे जैसे वर्टिकल होती जाती है स्लोप बढ़ता जाता, वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। तो जितना लाइन खड़ी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो, जो ऊपर से ग्राफ शुरू होकर नीचे आया है, इसमें टेंजेंट वर्टिकल है। अब ऐसे मत रटना ऊपर वाला नीचे वाला, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो पीछे जो ग्राफ ऊपर है वही बाद में जाके नीचे हो जा रहा है। तो ऊपर वाला एडियाबैटिक है कि नीचे वाला, इस तरह से मत रटना, स्लोप से देखना टेंजेंट ड्रॉ करके। जिसकी टेंजेंट मोर वर्टिकल होगी वो एडियाबैटिक होगा, उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो सेकंड वाला, और ऐसे भी समझ सकते हो, जो वैल्यू में पहले बड़ा था, ऊपर था ग्राफ, बाद में नीचे आ गया, इसका मतलब उसके घटने का जो रेट होगा, dy/dx स्लोप रेट को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो जो पहले हाई वैल्यू रख रहा था, बाद में लोवेस्ट पे आ गया, नीचे आ गया, वो बहुत तेजी से घटा है, इसका मतलब उसका स्लोप, उसके घटने का जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो डेफिनेटली एडियाबैटिक होगा, है ना। तो ऊपर वाला प्रोसेस जो 2 नंबर होगा बेटा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ये एडियाबैटिक होगा। और जो 1 नंबर प्रोसेस होगा ये आइसोथर्मल होगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करके बेटा डिसाइड करेंगे, जिसका टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल होगा जिसके टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल होगा वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मान लीजिए, तो इसको कई तरह से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो सिर्फ एक्सपेंशन के लिए सवाल बनाया गया है, ओनली फॉर एक्सपेंशन, किसी इनिशियल स्टेट पे, बहुत ध्यान देना है बेटा, बहुत ध्यान देना। तो मान लो 2 पीवी ग्राफ बनाए, हमने कहा गैस इस अवस्था में थी, एक प्रोसेस इनमें से आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक, सेम वॉल्यूम V1 से सेम वॉल्यूम V2 तक ले गए, इनिशियल प्रेशर सभी में P1 था, ऊपर वाले को 1 मान लेते हैं, नीचे वाले को 2। अब इसमें से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है, ये हमें कहा गया, एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है। तो पहले तो पहचानना है कौन सा है। तो अगर आप देखो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, तो देखो टेंजेंट ऊपर वाले ग्राफ में जो टेंजेंट आएगी वो ऐसी आएगी, ठीक है। ऊपर वाले ग्राफ में जो टेंजेंट आएगी वो ऐसी आएगी, सब जो ऊपर से, और जो नीचे वाला ग्राफ है उसकी टेंजेंट कुछ ऐसी होगी। तो आप देख रहे हो ये इसका स्लोप, जो नीचे वाला ग्राफ है उसका स्लोप ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरा है। और देखो वैसे भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो जो ज्यादा तेजी से घट रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है, उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हो ये वाला ग्राफ ऊपर वाला टेंजेंट है, ओके। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि अगर यहां पर इस तरह का सिनेरियो है, तो 1 वाला जो है वो आइसोथर्मल है और 2 वाला जो है वो एडियाबैटिक है। सेम इन प्रेशर और वॉल्यूम से, अगर ये एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, तो नीचे वाले का स्लोप ज्यादा, ये एडियाबैटिक है, तो इसका एरिया वर्क बताएगा, W क्या होता है, इंटीग्रल PdV, एरिया वर्क बताएगा। और 1 वाले में इतना एरिया और जुड़ जाएगा, पूरा इसके नीचे का एरिया। तो आप देख रहे हो W1 ज्यादा है W2 से, इसका मतलब सेम अगर इनिशियल वॉल्यूम से, प्रेशर से सेम फाइनल वॉल्यूम तक ले जाया जाए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस ज्यादा वर्क डन करती है एडियाबैटिक प्रोसेस की तुलना में। सवाल आता है बेटा एग्जाम में, न्यूमेरिकल आता है ना।
और अगर आइसोबारिक होता तो सबसे ज्यादा वर्क ही होता है, इसमें तो एरिया सबसे ज्यादा था, आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क डन हो जाता है। लेकिन कंपैरिजन इसी में, अगर मैं ये भी कहूं कि बताइए सेम इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर से आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, तो बताओ मुझे फाइनल प्रेशर किसमें कम होगा किसमें ज्यादा होगा। तो फाइनल प्रेशर देखो यहां पर, तो यहां पर ये वाला ग्राफ नीचे जा रहा है, तो फाइनल प्रेशर यहां पर आ रहा है P1 फाइनल, और यहां देखो फाइनल प्रेशर आ रहा है P2 फाइनल। इसका मतलब सेम इनिशियल प्रेशर सेम इनिशियल वॉल्यूम से अगर सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया जाए तो वर्क डन आइसोथर्मल में ज्यादा होगा, फाइनल प्रेशर भी आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। तो फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल में ज्यादा होगा एडियाबैटिक की तुलना में। रटना नहीं, समझ के करना है, ठीक है ना, कंप्रेशन में उल्टा हो जाता है। और वॉल्यूम तो सेम ही है फाइनल, तो टेम्परेचर भी अगर देखा जाए तो फाइनली 1 में ही ज्यादा होगा, बिकॉज पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम दोनों का सबका सेम है V2, इसका भी V2 इसका भी V2, तो जिसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है देखो इसका ऊपर है प्रेशर, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कंप्रेशन के लिए ग्राफ बनाऊं, कंप्रेशन के लिए, तो कंप्रेशन के लिए ग्राफ उल्टा बन जाएगा। अगर ऐसे जा रहा है, ये मान लो V1 था और ये V2 है, एक ग्राफ ये जा रहा है और एक ग्राफ ये जा रहा है, ये दोनों कर्व है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, समझना, कर्व है, दिस इज द कर्व। अब आप देखो कि अगर पहचानना हो सबसे पहले कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबैटिक, तो यहां पर देख रहे हो कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इस बार इसका स्लोप ऐसा होगा और इसका स्लोप ऐसा, तो ज्यादा वर्टिकल टेंजेंट कौन है, ऊपर वाले का। तो अगर मैं ये 1 कह लूं, इसको 2 कह लेता हूं, तो यहाँ 1 हो जाएगा एडियाबैटिक और 2 हो जाएगा आइसोथर्मल। तो देखो यहाँ ऊपर वाला एडियाबैटिक है, यहाँ नीचे वाला एडियाबैटिक है, तो स्लोप से देखोगे तो बेस्ट आएगा, अगर बिना स्लोप के देखोगे तो फिर मुश्किल आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में देखो सेम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम से गए थे, सेम फाइनल वॉल्यूम तक ले गए, पर प्रेशर ज्यादा किसका है कंप्रेशन में, एडियाबैटिक। तो ये ग्राफ ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, ये वाला इनइक्वालिटी पलट जाएगी। इसलिए मैंने कहा रटना मत, सोच समझ के करना, ठीक है, सोच समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के आंसर करना है, कॉन्सेप्ट समझ के आंसर करना है बेटा, ठीक। चलो अब अगर मान लो इसी में बेटा, इसी में एडियाबैटिक प्रोसेस ही दिए हूं, कंपैरिजन, चलो एडियाबैटिक ही दिया, मान लो हम आपसे कहें कि मैंने 4 प्रोसेस बनाए, कई सारे प्रोसेस बना रहा हूं पीवी, एक प्रोसेस मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 1 की बात करें, 1 में वर्क सबसे ज्यादा है, वर्क डन को देखो तो इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा आएगा। 1 कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक। आपसे यहां बताया जा रहा है कि इन प्रोसेस में एक आइसोबारिक है, एक आइसोकोरिक है, एक आइसोथर्मल है और 3 एडियाबैटिक है। 3 एडियाबैटिक में एक मोनोटॉमिक का है, एक डायटोमिक का, एक पॉलीटॉमिक का। देखो ये हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा स्लोप है एडियाबैटिक का, तो 2 वाला हो जाएगा आइसोथर्मल, और 3 4 5 हो जाएंगे एडियाबैटिक। अब इसमें भी 3 से ज्यादा स्लोप 4 का, 4 से ज्यादा 5 का, तो 3 4 5 ये सब एडियाबैटिक है। लेकिन ये एडियाबैटिक होगा, स्लोप सब इन 3 में से सबसे कम 3 का, सबसे ज्यादा स्लोप टेंजेंट सबसे ज्यादा वर्टिकल आएगी किसमें, 5 में। तो 5 है, ये भी एडियाबैटिक है, बट ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए होगा,
ये एडियाबैटिक है। अगर मुझे ये बताया जाए कि भाई एक मोनो, ये डायटोमिक गैस के लिए होगा और ये है पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, तो अगर ये तीन एडियाबैटिक प्रोसेस में मुझे बताना हो कौन सा मोनो, कौन सा डाया, कौन सा ट्राया, तो देखो हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप है वो गामा टाइम्स पी बाई वी है। तो सेम ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, यही टेंजेंट ड्रॉ करनी पी और वी से। तो जिसका गामा ज्यादा है, तो हमें पता है कि गामा मोनो बड़ा होता है गामा डाया से, और गामा डाया बड़ा होता है गामा ट्राया नॉन लीनियर से। तो इसका मतलब जिसका गामा ज्यादा होगा सर स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा, और ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये आइसोकोरिक हो जाएगा। तो अगर मुझे ये पहचानना हो कि ग्राफ देख करके कौन सा एडियाबैटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, तो बड़े आराम से स्लोप से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक अगर मैं ग्राफ बनाऊं P इंटू वी ग्राफ, तो यहां पर एक ग्राफ अगर मैंने ऐसे बनाया और एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक हीलियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों एडियाबैटिक हैं, बोथ एडियाबैट। तो बताओ इसमें से कौन सा हीलियम है, अगर ऊपर वाला 1 है, 2 वाला, नीचे वाला 2 है, कौन सा हीलियम है कौन सा ऑक्सीजन है? तो स्लोप नीचे वाले का ज्यादा है, देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो नीचे वाले का स्लोप ज्यादा है तो गामा बड़ा होगा, तो मोनो वाला होगा 2, हीलियम होगा सेकेंड और ऑक्सीजन होगा 1। ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। इसके एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल वगैरह वैसे तो हट गया है नीट से, लेकिन हल्का हल्का पढ़ा देंगे तो उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों।